हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बोर्ड की बहुत अच्छे लेवल पे प्रिपरेशन कर रहे होंगे। हमारा 51 डेज का चैलेंज चल रहा है, एओडी कंप्लीट हो चुका है। आज हम बात करने वाले हैं मैट्रिक्स अलजेब्रा की, क्योंकि ये भी आपके टेस्ट में आ रहा है। और मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूँ तो अगर आपने बिल्कुल बेसिक से शुरू करना है, इफ़ यू वांट कि सर हमें पहले एक्सरसाइज नंबर 3.1, 3.2, 3.3 सब डिटेल में करना है, तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक लगा दिया। आप उस पर जाएंगे बेटा, वहाँ से आराम से अपने सारे लेक्चर्स कवर कर लेंगे इन डिटेल। ये वीडियो क्या है जी, वन शॉट। इसमें मैं क्या कराने वाला हूँ सर, मैं मैट्रिक्स अलजेब्रा के सारी एक्सरसाइजेस के सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनको टच करने वाला हूँ, या ऐसी क्वेश्चंस जो सीबीएसई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए ये वीडियो एक वन शॉट वीडियो है। जिन बच्चों को मैट्रिक्स का हल्का फुल्का बेसिक आइडिया है, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना अच्छे से आता है, उनके लिए वीडियो बहुत बेस्ट होने वाली है, बिकॉज वो इसके थ्रू अपने सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन कवर कर लेंगे। उसके बाद वो खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे, उनका मैट्रिक्स अलजेब्रा कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूँ एक्सरसाइज नंबर 3.2 से, क्योंकि 3.1 में ज़्यादा कुछ खास है नहीं और 3.2 में ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम आती है। कुछ आपके ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो स्टेटमेंट वाले वर्ड प्रॉब्लम है। आज हम उनको कवर कर लेंगे पहले, और कोशिश यही करूँगा कि वीडियो थोड़ी सी लेंदी बन जाए, बट विल ट्राई कि 3.1, 3.2, 3.3 एंड मिसलिनियस एक ही लेक्चर में कवर हो जाए। तो अगर वीडियो थोड़ी लेंदी हो तो देख लेना, क्योंकि बहुत काम की वीडियो होने वाली है उन बच्चों के लिए जिनको सिर्फ एक ही बार में डिफिकल्ट क्वेश्चन करने हैं। तो भाई समझो, आपको fx इज इक्वल टू दे रखा है, आपको fx इंटू एफ वाई इज इक्वल टू fx प्लस वाई प्रूव करना है। व्हाट यू कैन डू बेटा, आपको fx दे रखा है और आपको अगर इसका fy निकालना है, तो fy का मतलब क्या होता है, ध्यान देना कि यू नीड टू चेंज ऑल x विद y। मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा जी, cos y, यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का साइन y, 0 साइन y cos y, 0 0 0 1। तो हमने क्या करा, अगर fx था तो एवरीथिंग मतलब एवरीवेयर x इन्वॉल्व था, fy हुआ तो एवरीवेयर y इन्वॉल्व हो गया। अब हमें बेसिकली क्या करना है, हमें इसकी LHS लेनी है, और LHS को बच्चों RHS के इक्वल लाना है। एक बात ध्यान रखना, कभी भी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होती हैं तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, कि अगर हमारा किसी का ऑर्डर m1 इंटू n1 है और किसी अगले का ऑर्डर m1 m2 इंटू n2 है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई कब होंगे, जब ये सेम होंगे। मतलब फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड वाली मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए, और जो ऑर्डर आता है न्यू मैट्रिक्स का इनटू होने के बाद, वो भी आपको पता होना चाहिए कि दैट मस्ट बी द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स का रो एंड सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम। तो अभी हम क्या करने वाले हैं सर, हम यहाँ पे ना fx इंटू एफ वाई करने वाले हैं। भाई आप पूरा fx लिख लो, कितना है सर, cos x माइनस का sin x, 0 sin x cos x, 0 0 0 1। और यहाँ क्या आ जाएगा सर, यहाँ आ जाएगा cos y माइनस का sin y, 0 sin y cos y, 0 0 0 1। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब करना क्या है सर, आपको नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन नहीं आता, हल्का सा रिवीजन दे रहा हूँ। मल्टीप्लिकेशन के लिए रोज हमेशा कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, रो कभी रो से मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, कॉलम कभी कॉलम से मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। रोज विल ऑलवेज गेट मल्टीप्लाई विद कॉलम। तो आप क्या करोगे जी, आप सबसे पहले लोगे फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम। भाई क्या करोगे, पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई करोगे, तो करते हैं सर। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से किया, पहला पहले से किया cos x cos y, दूसरा दूसरे से किया साइन, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव लगा हुआ है तो नेगेटिव आएगा, यूजुअली वहाँ पॉजिटिव आता है, और 0 से 0 करने का फ़ायदा नहीं है। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, माइनस का cos x sin y माइनस का sin x cos y, और 0 लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम, 0 0 0 सब कुछ हो जाएगा हमारा 0। तो हमारा जब नंबर ऑफ कॉलम खत्म हो जाते हैं तो हमें पहली वाली रो को छोड़ देना है। अब मैं पकड़ूंगा अगली रो मतलब सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम। पहला एलिमेंट पहले से किया जी, sin x cos y प्लस cos x sin y। फिर इसको इससे करेंगे जी, माइनस का sin x sin y प्लस cos x cos y, और एंड में 0 ही आएगा। फिर लेते हैं सर आखिरी रो, थर्ड रो में ही लिखना है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 0 0, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 0 0 0, थर्ड रो थर्ड कॉलम, बेटा 1 बन जाएगा। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे एक चीज़, यू हैव टू ऑब्जर्व कि सर यहाँ पे ना आइडेंटिटी बन रही है, cos x cos y माइनस sin x sin y। एंड अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बहुत भी स्ट्रॉन्ग है तो आपको आइडेंटिटी याद होगी, हम 100% श्योर। याद करो बेटा, cos a cos b माइनस sin a sin b।
क्या होता है जी, cos a प्लस बी। तो व्हाट यू हैव टू राइट, सर हम निकाल रहे हैं एफ एक्स इंटू एफ वाई और यहाँ पे हमारा आ रहा है cos x प्लस वाई। सर अगला क्या आ रहा है, माइनस कॉमन ले लो तो साइन x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई क्यों आ रहा है सर, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे अगर मैंने नेगेटिव कॉमन लिया तो ये बन जाएगा हमारा साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई विच इज एन आइडेंटिटी ऑफ साइन एक्स प्लस वाई। सर यहाँ जीरो आ जाएगा। अगेन साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन ए प्लस बी। एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इज कॉस एक्स प्लस वाई। 0 0 0 1। नाउ यू कैन ऑब्जर्व, देखो मैंने आपसे क्या बोला, एफ एक्स तो हर जगह एंगल में एक्स, एफ वाई तो हर जगह एंगल में वाई। अब यहाँ पे एंगल चेंज हुआ, हर जगह एंगल में एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई, और सर फंक्शन सेम है, कॉस माइनस साइन साइन कॉस, कॉस माइनस साइन साइन कॉस, सारी वैल्यू सेम है, सिर्फ एंगल डिफर कर गया। तो एफ एक्स एक्स और एक्स प्लस वाई, तो एफ एक्स प्लस वाई नहीं होना चाहिए। तो हमने निकाला सर एफ एक्स इंटू एफ वाई और हमारा आ किसके गया, इक्वल गया एफ एक्स प्लस वाई, जो हमें प्रूव करना था सर इजीली प्रूव हो गया। तो ये था हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 3.2 एक्सरसाइज का है। देखो अगला क्वेश्चन जो बच्चों इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर ए क्यूब ए फोर इस टाइप की चीज़ अगर आ जाए ना तो कभी स्क्वायर करके नहीं निकलती हैं। आपको अगर ए का स्क्वायर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ता है बच्चों, ए इंटू ए। अगर आपको ए का क्यूब निकालना है तो ए को फिर पहले स्क्वायर निकालोगे और फिर ए से मल्टीप्लाई करोगे। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, इंपॉर्टेंट भी है, 2 नंबर में आता है क्वेश्चन ये। इसके जैसा एक और क्वेश्चन मैंने असाइनमेंट में दे रखा, वो मैं आपको रिलेट करके बता दूंगा अभी। तो आपको फिलहाल दिया है कि सर ए स्क्वायर जो है ना वो इसके बराबर है। ऐसा भी हो सकता था कि आपसे बोलता है कि फाइंड एफ ऑफ ए इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 5। ऐसे क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड आते हैं, तो ये भी मैं आपको एंड में बता दूंगा। और ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है वो मैं बता देता हूँ भाई। आपको सबसे पहले आपको निकालना है भोले बच्चों लेफ्ट हैंड साइड, वो है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब हो गया ए इंटू ए। ए कितना मेरे पास 3 माइनस 2 4 माइनस 2 3 माइनस 2 4 माइनस 2। चलिए इंटू करते हैं भाई। फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम किया, पहला पहले से किया, दूसरा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम किया, -6 हो जाएगा सर पॉजिटिव का 4। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम किया 12 माइनस 8, सेकंड रो सेकंड कॉलम किया माइनस का 8 पॉजिटिव का 4। तो अल्टीमेटली मेरा यहाँ पे ए स्क्वायर कितना आ जाएगा, दैट्स 1, दैट्स -2, दैट्स 4 एंड दैट्स -4। सर अब हम निकालेंगे इसका राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या कहता है जी, राइट हैंड साइड कहता है कि के ए माइनस का 2i चाहिए। सर के ए मतलब सबको के से मल्टीप्लाई कर लो, 3k माइनस का 2k 4k माइनस का 2k और माइनस का 2i मतलब 2 0 0 2। इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करो भाई, आपस में सब्ट्रैक्ट करो। व्हाट यू गॉट, 3k माइनस 2 माइनस का 2k 4k माइनस का 2k प्लस का 2 और इसे किसके इक्वल कर दो, जो आपने ए स्क्वायर निकाला हुआ है, दैट्स 1 -2 4 -4। अब ये दोनों आपस में बराबर है, ये डज नॉट इक्वल टू नहीं बेटा, ये इक्वल टू का साइन है। अब आपको सिर्फ के की वैल्यू बतानी, कितना बचकाना क्वेश्चन है। आप कोई भी एक एलिमेंट इक्वेट कर दो जो आपका मन करे। सपोज मैं फर्स्ट को फर्स्ट के इक्वल कर देता हूँ तो 1 इज इक्वल टू 3k माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि जब दो मैट्रिक्स बराबर होती हैं तो ईच एंड एवरी एलिमेंट बराबर होता है, तो k इज इक्वल टू हमारा सीधा यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो आई विश बेटा सबको क्लियर हो गया होगा। इट्स अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। अब आता है कि सर अगर एफ एक्स दे रखा हो और हमें ये सिचुएशन मांग ले कि फाइंड एफ ऑफ ए, तो कैसे करना है, बहुत इजी ट्रिक बता रहा हूँ। सपोज आपके पास एफ एक्स है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -5 और आपसे कह रहा है सर एफ ऑफ ए निकालो, तो हाउ कैन यू फाइंड एफ ऑफ ए। एफ एक्स था तो एक्स इन्वॉल्व था, एफ ऑफ ए हुआ तो सब जगह ए इन्वॉल्व होना चाहिए। इट मीन्स क्या करोगे बोले बच्चों, ए का स्क्वायर पॉजिटिव का 4a माइनस का 5। अब बच्चा यही गलती करता है कि सर माइनस का 5, भाई ए स्क्वायर और ए में अब कोई कांस्टेंट टर्म तो ऐड नहीं कर सकते ना, तो 5 को अकेला नहीं छोड़ना है, 5 के साथ यू विल हैव टू टेक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये कहानी में ट्विस्ट है। अब ए स्क्वायर आप निकाल ही लोगे, 4a निकालोगे, 5a निकालोगे, सबको ऐड सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं इन द मैट्रिक्स अलजेब्रा। इजी है, आई नो दैट,
खैर तो पूरा आपका चैप्टर ही ईजी है, बट फिर भी बता रहा हूँ ईजी में भी क्या इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपने प्रैक्टिस करना है। देखो अब ले रहा हूँ मैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये ऐसा क्वेश्चन है जो बच्चों का एक बार में आंसर निकलता नहीं है और मुझे समझ नहीं आता क्यों, क्योंकि हो सकता है कि बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री से डर लगता है, इस चक्कर में इससे प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज ये क्वेश्चन इतना टफ है नहीं, आपको मैं बहुत डिटेल में कराऊंगा, बहुत आराम से देखना और बहुत ईजिली आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। आपको ना ए दे रखा है बच्चों और आई एक आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखी है जिसका ऑर्डर 2x2 है। और वैसे भी अगर ये ऑर्डर 2x2 नहीं भी बोलता तो जो ए का ऑर्डर होता है वही आई का ऑर्डर होता है। बात आप दिमाग में बिठा लो, जो ए का ऑर्डर होता है वही आई का ऑर्डर होता है। तो व्हाट यू हैव टू डू नाउ, सर एक काम करते हैं, सबसे पहले ना LHS निकाल लेते हैं। LHS क्या है सर, LHS है आई प्लस ए निकालना है। अब आई तो पता ही है आपको 1 0 0 1 और ए भी आपको पता है 0 माइनस का 10 अल्फ़ा बाई 2 10 अल्फ़ा बाई 2 0। तो यहाँ पे आ जाएगा आई प्लस ए इज इक्वल टू 1 माइनस का 10 अल्फ़ा बाई 2 10 अल्फ़ा बाई 2 1। अब मैं निकालूंगा राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। अब क्या होगी राइट हैंड साइड, सर उसके लिए मुझे पहले तो आई माइनस का ए चाहिए, तो पहले मैं आई माइनस का ए ले लेता हूँ। आई माइनस से मैं इसी से निकाल लेता हूँ, मुझे पता है बीच में सब्ट्रैक्शन आने से ये दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, 1 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो माइनस का 10 अल्फ़ा बाई 2 आ जाएगा, यहाँ भी माइनस नहीं आएगा प्लस हो जाएगा, ये यहाँ माइनस हो जाएगा बल्कि, और इंटू में 1 रहेगा। चलिए ठीक है सर। अब इसको मैं इंटू, देखो ये मेरा टारगेट है, मुझे क्या बनाना है, मुझे सर ये मैं आपको बॉक्स में डाल देता हूँ कि हमारा क्या टारगेट है। सर ये हमारा टारगेट है, हमारा गोल है, हमें ये अचीव करना है बाय सॉल्विंग RHS। और हमारी राइट हैंड साइड थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी है, ध्यान देना बच्चों। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप सबसे पहले ना आई माइनस ए को इंटू कर लो विद कॉस अल्फ़ा। ये आपका कंप्लीट RHS मैंने अब लिया है, तो कॉस अल्फ़ा हो गया माइनस साइन अल्फ़ा हो गया, साइन अल्फ़ा हो गया जी, कॉस अल्फ़ा हो गया। पता है क्या करो, यहाँ पे ज़्यादातर मैंने देखा है बच्चों को कि वो आई माइनस ए की वैल्यू डालने के बाद ना सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। सही है, वो तरीका भी गलत नहीं कहूँगा मैं, पर वो थोड़ा मुश्किल तरीका है। आसान तरीका देखो ना, आप आई माइनस ए की जगह आई माइनस ए की वैल्यू डालो, कितनी 1 10 अल्फ़ा बाई 2, ठीक है जी, और माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2, ठीक है जी 1। अब ना इसको चेंज करो बच्चों, इसको चेंज करो, किस फॉर्म में चेंज करो, इसको चेंज करो इन टर्म्स ऑफ 10। एंड हाउ कैन वी डू इट, सर मैं साइन 2a का फॉर्मूला लगा रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ 10, 2 10a 1 प्लस 10 स्क्वायर है, और कॉस 2a का फॉर्मूला लगा रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ 10 1 माइनस 10 स्क्वायर है 1 प्लस का 10 स्क्वायर है। तो ये दो फॉर्मूलेज मैं यहाँ लगाने वाला हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा सर, देखो अल्फ़ा है और हम लगा रहे हैं हाफ एंगल फॉर्मूलाज। क्या कहता है हाफ एंगल, कि जो भी एंगल होगा उसका हाफ करोगे ना, तो यहाँ पे हाफ कर दो, तो 1 माइनस का 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस का 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस का 2 10 अल्फ़ा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। यहाँ पे आ जाएगा 2 10 अल्फ़ा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। यहाँ आ जाओ, 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर। भाई कुछ कॉमन आ रहा है बच्चों, आराम से ऑब्जर्व करोगे, कुछ कॉमन आ रहा है, यस। यहाँ से 1 प्लस का 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 सबके अपॉन में। अब क्योंकि सिचुएशन इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई, इसको मल्टीप्लाई करना और टफ हो जाएगा, तो बच्चों से फिर मैं रिक्वेस्ट क्या करता हूँ कि भाई आसान बनाने के लिए जो चीज़ बार बार रिपीट हो रही है आप उसको कुछ मान लो। हम क्या कर रहे हैं भोले भाले बच्चों, हम यहाँ पर 10 अल्फ़ा बाई 2 को x मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, और मुझे पता है कि सर यहाँ से 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो सीधा सीधा बाहर आ जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा सर, यहाँ बचेगा 1 x माइनस एक्स 1, और यहाँ क्या बचेगा सर हमारे पास, यहाँ बचेगा हमारे पास 1 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप कहोगे सर कॉमन है तो बीच में क्यों नहीं लिखा, भाई इनटू में दो मैट्रिक्स के बीच में कभी कोई कांस्टेंट टर्म नहीं आती, आप उसे हमेशा स्टार्टिंग में लिखोगे। अब क्या करना है सर, अब इसको ना नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है। भाई मल्टीप्लीकेशन मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ आपको कि हाउ कैन यू मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो मेरी बात समझो, आपने क्या करना है, फर्स्ट रो इंटू में फर्स्ट कॉलम। अब आपने क्या करना है बेटा, आपने सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करना है, आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से इंटू करना है। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से होगा, कॉमन सेंस है, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम करना है, माइनस का 2x प्लस का x माइनस एक्स क्यूब, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम करना है, माइनस x प्लस एक्स क्यूब पॉजिटिव का 2x, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम करना है 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस का x स्क्वायर।
चलिए सर 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा भाई, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा, देखो इनको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, माइनस का x कॉमन ले रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है माइनस 2x प्लस एक्स में माइनस एक्स बचेगा और वो बाहर आ जाएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 2x माइनस एक्स करूँगा तो x हो जाएगा और x कॉमन ले लूँगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे नॉर्मली हमारा, तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो पूरी जो मैट्रिक्स है उसमें से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो अगर आप वो कॉमन ले लेते हो बच्चों, ध्यान देना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंदर सिचुएशन क्या बच गई, 1 माइनस एक्स 1, ये पूरा कट जाएगा, इसकी जगह 1, यहाँ जाएगा माइनस का tan अल्फा बाई 2 और 1 हो जाएगा। अब सिर्फ आप इतना ऑब्जर्व कर लो कि आपने जो अपनी LHS निकाली थी कि वो यही थी, LHS में 1 माइनस tan अल्फा, यस बिल्कुल जो हमारा टारगेट था एग्जैक्टली हमने वही अचीव किया है। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चों को बहुत परेशान करता है, मैंने आपको डिटेल में करा दिया, आई विश आपको क्लियर हो गया होगा। देखो अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चंस, कि अगर बाई चांस वर्ड प्रॉब्लम आ जाए तो उसकी मैट्रिक्स बनती कैसे है, और ये बच्चों को बहुत परेशान करता है। कोशिश करूँगा कि वर्ड प्रॉब्लम आपकी 2 न्यूमेरिकल कराऊंगा जिससे आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। आपको सबसे पहले ना क्वेश्चन को रीड करना है और ये पता लगाना होता है कि उस क्वेश्चन में ऑपरेशन क्या लगेगा, मैट्रिक्स ऐड होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी, मल्टीप्लाई होंगी। अगर ऐड सब्ट्रैक्ट होंगी तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम रखना होता है, और अगर मल्टीप्लाई होंगी तो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर रखने ज़रूरी हैं। तो बस इसी का ख्याल आपको रखना है। तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक यहाँ पे ट्रस्ट फंड है जिसमें 30,000 रुपये हैं, उसको इन्वेस्ट किया है 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में। पहला बॉन्ड जो है वो पे करता है 5% इंटरेस्ट, जबकि दूसरा बॉन्ड पे करता है 7% इंटरेस्ट पर ईयर। यूजिंग द मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, ये डिवाइड करना में 30,000 रुपये को 2 टाइप के बॉन्ड में, कि जब उनका एनुअल इंटरेस्ट देखा गया तो वो 1800 रुपये का मिला। मतलब सिचुएशन क्या है, बहुत सिंपल है कि 30,000 रुपये हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए है जो हमें कम्प्लीटली इन्वेस्ट करना है, और उस 30,000 को वो 2 बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहा है। एक बॉन्ड 1 है, एक को मान लो बॉन्ड 1 और एक बॉन्ड सेकेंड है, ठीक है। बॉन्ड 1 में इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, बॉन्ड 1 में अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया सर पता नहीं, तो x मान लेते हैं। यहाँ पे कितना अमाउंट इन्वेस्ट हुआ सर पता नहीं, तो इतना पता है, लेकिन 50,000 में से जितना बचा हुआ अमाउंट है वो सारा यहाँ पे इन्वेस्ट हो गया होगा। यहाँ पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है सर, यहाँ पे 5% का, यहाँ पे कितने का मिल रहा है सर 7% का। अब आपने करना क्या है भोले बच्चों, आपको यहाँ पे 2 मैट्रिक्स बनानी है। 2 मैट्रिक्स कैसे, एक मैट्रिक्स बनाओगे दैट अमाउंट ही हैज़ इन्वेस्टेड, उसने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया उसको आप एज अ रो मैट्रिक्स लिख दो, द बेस्ट ऑप्शन। और एक बनाओगे आप फॉर द इंटरेस्ट, कि कितना हमें इंटरेस्ट मिला है। तो भाई एक को आपने ना रो और एक को कॉलम मैट्रिक्स रखना पड़ेगा, अदरवाइज ये मल्टीप्लाई हो नहीं पाएंगे। कैन बी रिटर्न एज लिख दो, अमाउंट कैन बी रिटर्न एज ए इज इक्वल टू, मेरा अमाउंट जा रहा है सर x और यहाँ जा रहा है सर 50,000 माइनस x। अब मैं लिखूंगा इंटरेस्ट कैन बी रिटर्न एज, थोड़ा सा ना वहाँ पे बेटा थोड़ा सा यहाँ पे लिखना है, थोड़ा आपको प्रेजेंट करना है। इंटरेस्ट कैन बी रिटर्न, अब मैं उसको लिखूंगा एज अ कॉलम मैट्रिक्स 5/100 7/100। अब सर हमें जो दे रखा है वो एनुअल रिटर्न दे रखा है। एनुअल रिटर्न कितना दे रखा है, मैं ले रहा हूँ फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट सेम ही है। अगर फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया सेकंड पार्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं, सो डोंट वरी अबाउट। तो एनुअल इंटरेस्ट हमें कितना गिवन है, एनुअल इंटरेस्ट गिवन है सर हमें 1800 रुपये का। और एनुअल इंटरेस्ट आएगा कैसे, कि अमाउंट पे हमें कितना इंटरेस्ट मिला, ए बी इज इक्वल टू हमें बेसिकली 1800 दे रही है। तो ए कितना है x, यहाँ पे कितना है जी, यहाँ पे आएगा 50,000 है 30,000 है यार, वो 30,000 सॉरी यहाँ पे 30,000 है यार। हर बार क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाती है, बच्चे इनिशियली वीडियो देख के बोल देते हैं सर ने गलती करी हुई है। भाई अगर गलती होती है तो वो एंड तक मिल जाती है, तो ऐसी गलती हो जाएगा ना तो अवॉइड किया करो, ये देख लिया करो कि सर ने आगे क्या गलती को आइडेंटिफाई कर लिया है कि नहीं कर लिया है। अगर कर लिया है तो वेरी गुड, तो लाइक कर दो वीडियो को, और अगर नहीं करा है तो एक खराब सा कमेंट, बहुत ज़्यादा खराब नहीं, एक खराब सा कमेंट करके निकल जाओ कि सर आपने गलत पढ़ा रखा है जी, बात में आ गई। लेकिन पूरी वीडियो देखने के बाद, ये नहीं कि यहीं पर ही आप रुक गए सर 50,000 माइनस, अरे सर गलत हो गया मैं वीडियो ही नहीं देखूंगा, क्योंकि वो गलती हो जाती है बाद में मिल जाती है एंड में, डोंट वरी अबाउट इट। तो यहाँ पर x है, यहाँ पे हो जाएगा 30,000 माइनस x, और यहाँ पे हमारा जो इंटरेस्ट है वो 5/100 और 7/100 है, और इज इक्वल टू में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 1800 रुपये का। अब मैं नॉर्मल मल्टीप्लाई करूँगा, कैसे मल्टीप्लाई करूँगा, फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम। तो मुझे पता है सर
5x बाय 100 होगा प्लस 7 मतलब 2,10,000 माइनस का 7x बाय 100 इज इक्वल टू 1800। सर कुल मिला के आ जाएगा 5x प्लस 210 माइनस 7x इज इक्वल टू 180। तो भाई ये हो गया आपका 210 में से सब्ट्रैक्ट कर दो 180 इज इक्वल टू 2x, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 30,000 डिवाइडेड बाई 2, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 15,000। तो एक बॉन्ड में मैंने इन्वेस्ट किया 15,000 रुपये, तो सेकेंड बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट हो गया 30,000 माइनस 15,000 कितना आ जाएगा 15,000 रुपये। तो ये एक पार्ट कवर हो गया। अगला पार्ट सिमिलर है, करना कुछ नहीं है, ए बी इज इक्वल टू 2,000 रख देना, वहाँ से सॉल्व कर करके आई थिंक जो मुझे लगता है 12,000 एक में आएगा और 18,000 एक में आएगा। तो ये सेकंड क्वेश्चन है। तो ये फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है जो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बच्चों अगला क्वेश्चन जो है इसको इग्नोर करना है, ये अगला जो क्वेश्चन है उसका पार्ट है, ये वाला एमसीक्यू में मैं आपको सॉल्व करा दूंगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। बट पहले ऊपर वाले पे ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 20 पे आपसे बोल रहे एक बुक शॉप है ऑफ द पर्टिकुलर स्कूल जिसके पास बेटा 10 डजन केमिस्ट्री की बुक है, 8 डजन फिजिक्स की बुक्स हैं, 10 डजन इकोनॉमिक्स की बुक्स है और उनका सेलिंग प्राइस हमें 80, 60, 40 दे रखा है। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द बुक शॉप विल रिसीव आफ्टर सेलिंग। अब खुद सोचो, मेरी बात समझना, एक जो बुक है अगर उसकी कॉस्ट 5 रुपये है और मैंने बुक्स खरीदी 10, तो मैंने अमाउंट जो है वो कितना रिसीव किया है, कितना मैंने दिया, तो आप क्या करोगे 5 जो आपका रुपीज़ है उसको 10 बुक से मल्टीप्लाई करके 50 रुपये या तो आपने दिए या आपने लिए, तो आप हमेशा मल्टीप्लाई करते हो। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे एक जगह बुक्स की बात हो रही है, एक जगह उनकी कॉस्ट की बात हो रही है, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करना है तो एक को रो मैट्रिक्स में रख देंगे, एक को कॉलम मैट्रिक्स में रख देंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, बुक्स कैन बी रिटन एज, तो हमारी जो बुक्स है उसको मैं ए मैट्रिक्स मान लेता हूँ। और कितनी कितनी बुक है हमारे पास भाई, 10 डजन बुक हैं किसकी, केमिस्ट्री की, ऊपर मैं सी लिख रहा हूँ, ये मैट्रिक्स का पार्ट नहीं है। 8 डजन है फिजिक्स की, 8 डजन है फिजिक्स की, और इकोनॉमिक्स की हैं, इको की हैं कितना डजन बेटा, वो भी 10 डजन है। आपने इसको 12 से मल्टीप्लाई भी कर दो, ऐसे क्यों कर रहा हूँ मैं, कि वो डजन में है और कॉस्ट जो है वो ईच बुक की दे रखी है, तो यू विल हैव टू मल्टीप्लाई बेटा। तो यहाँ कितना आ जाएगा 120, यहाँ कितना आ गया 96, और फिर यहाँ कितना आ गया 120। ये केमिस्ट्री है, ये फिजिक्स है, ये इकोनॉमिक्स है। अब आप इसकी कॉस्ट लिखोगे, कॉस्ट, और कॉस्ट भी आप एज अ कॉलम लिखोगे। एज अ कॉलम आप कॉस्ट क्या लिखोगे, ध्यान रखना, पहले केमिस्ट्री की कॉस्ट आनी चाहिए। केमिस्ट्री की कॉस्ट कितनी है जी, केमिस्ट्री की कॉस्ट है 80 रुपये, तो 80 आ जाएगा। एक बुक की 60 रुपये फिजिक्स की कॉस्ट है। इको की कॉस्ट जो है वो सस्ती है, देख रहे हो बेटा, फिजिक्स और केमिस्ट्री महंगी है, कॉमर्स वालों की बुक सस्ती आती हैं। तो यहाँ पे हमें 80, 60, 40 हमें दे रखा है जी। अब हमसे बोल रहा है कि टोटल अमाउंट रिसीव, और वो क्या होगा जी, वो होगा भोले भाले बच्चों, जो आपने 12A निकाला है उसको नॉर्मली आप 20 से मल्टीप्लाई कर दो। ये नंबर ऑफ बुक्स हैं, ये बुक्स की ईच कॉस्ट है, तो मल्टीप्लाई करोगे तभी तो टोटल अमाउंट आएगा। तो हमारा बेसिकली क्या करना है सर, 120, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, मुझे बताना कमेंट करके आंसर कितना आ रहा है। 120 और इनटू में आएगा सर हमारा 80, 60, 40, यू नीड टू मल्टीप्लाई बोथ, और जो भी एक आएगा वो एक सिंगल एलिमेंट आएगा। और कभी किसी मैट्रिक्स में सिंगल एलिमेंट आता है तो मैट्रिक्स का सिंबल हटा देते हैं हम, तो जो भी आएगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ये वर्ड प्रॉब्लम है जो अक्सर बच्चों को परेशान करती है, मैंने आपको बता दी है, आपको क्लियर भी होगी वो चीज़। देखो अगला जो मैं ले रहा हूँ बेटा, ये एक MCQ है और काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQ है। इसमें ना हमारे पास कुछ दिए हैं हमें मैट्रिक्स, जिसे X दिया उसका ऑर्डर दे रखा है 2 क्रॉस N, Y का ऑर्डर दिया है 3 क्रॉस K, Z का ऑर्डर दिया है 2 क्रॉस P, W का दे रखा है और P का दे रखा है, और एक सिचुएशन आपके सामने रख दी है। ऐसे MCQs आने के चांसेस हैं मेरे टेस्ट में भी और बोर्ड एग्जाम में भी। अच्छा MCQ है, ध्यान से देखना बच्चों। आपको ना करना कुछ नहीं है, बेसिकली आपके पास जो सिचुएशन है ना PY प्लस WY को लिख देना है। अब जो P है उसका ऑर्डर कितना है उसको सीधा बेस में आप क्या कर दो, मेंशन कर दो। P का ऑर्डर है सर P क्रॉस K और Y का ऑर्डर है 3 क्रॉस K, ठीक है। W का ऑर्डर है सर N क्रॉस 3 और Y का ऑर्डर है 3 क्रॉस K, ठीक है।
आपने क्या करना है, आपको लिखना है कि इससे तुम्हें एक चीज तो मिल गई सर, k इज इक्वल टू 3 आना चाहिए, क्योंकि दो मैट्रिक्स आपस में कब मल्टीप्लाई होती है, जब फर्स्ट वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर हो। तो k इज इक्वल टू 3 तो मिल गया। अब k इज इक्वल टू 3 के हिसाब से कोई ऑप्शन मिल सकता है हमें फिलहाल। अब ये देखो, ये वाला ऑप्शन गया, ये वाला ऑप्शन गया, तो b और d तो नहीं हो सकते, तो या तो A होगा या C होगा। अब वो डिपेंड करता है कि हमें अगली सिचुएशन क्या निकालनी है। अगली सिचुएशन निकालनी है सर, मुझे पता है कि इनटू करने का जो मैट्रिक्स आएगी वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगी, तो इसका मतलब सर P क्रॉस K इट मस्ट बी इज इक्वल टू इन दोनों का कॉम्बिनेशन, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन रहा है N क्रॉस K, और K से K कट जाएगा तो P इज इक्वल टू N क्रिएट होगा। तो K इज इक्वल टू 3 एंड P इज इक्वल टू N। व्हाट वी हैव डन, हमने कॉन्सेप्ट लगाया है, एडिशन में ऑर्डर को इक्वेट कर दिया, मल्टीप्लीकेशन में फर्स्ट वाली मैट्रिक्स के रो और सेकेंड वाली मैट्रिक्स के कॉलम को इन्वॉल्व करके जो न्यू मैट्रिक्स आएगी, जो इनटू करने के बाद आएगी, उसका ऑर्डर हमने लिख दिया। तो विच ऑप्शन इज गोइंग टू बी करेक्ट, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इसमें हमें दिया है 7 सर, x का ऑर्डर कितना है सर, x का ऑर्डर है 2 क्रॉस n, माइनस 5 z का ऑर्डर कितना है सर 2 क्रॉस p। एक चीज तो कंफर्म है कि 2 और 2 तो इनिशियली रहेगा, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें ऑर्डर को सेम रखना है। तो अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, हम देख सकते हैं सर, ये तो नहीं हो सकता p क्रॉस 2, स्टार्टिंग में p नहीं आ रहा है किसी में भी। क्या ये हो सकता है 2 क्रॉस n, हाँ हो सकता है, क्योंकि ये दोनों वैसे भी आपस में बराबर है। 2 क्रॉस n बोलो या 2 क्रॉस p बोलो, एक ही बात है। क्या कोई और ऑप्शन रिलेट कर रहा है, c नहीं हो सकता, n क्रॉस 3 इसमें नहीं बन रहा, p क्रॉस n भी नहीं बन रहा, क्योंकि इस बार n और p बराबर नहीं है। तो या तो 2 क्रॉस n हो सकता है इसका ऑर्डर जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा, या 2 क्रॉस p। अब क्योंकि 2 क्रॉस p अवेलेबल नहीं है ऑप्शन में, तो एक ही ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, विच इज ऑप्शन नंबर बी। तो दिस इज आर एक्सरसाइज नंबर 3.2 जो कि हमारी कंप्लीट हो गई है। मैं 3.3 और ले लेता हूँ, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करते। मैं 3.3 में सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ये सारी चीज़ें बता करके 3.3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दे रहा हूँ। बेटा जो आपकी मिसलीनियस है ना, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ऐसा ना हो कि ज़्यादा हौच पौच हो जाए। तो 3.2, 3.3 आज देखिए, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। 3.1 मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को आती ही होगी, वरना अगर नहीं आती तो मैं प्लेलिस्ट भेज दूंगा और मिसलीनियस की वीडियो मैं कल अपलोड कर दूंगा। तो बात करते हैं 3.3 एक्सरसाइज की। बच्चों अब मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे एक्सरसाइज नंबर 3.3 विच इज़ गोइंग टू बी ए वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो यूज़ होते हैं, वो मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ कि एक तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका ट्रांसपोज है बेसिकली वो होता क्या है। ट्रांसपोज में वी कन्वर्ट जस्ट रोज को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू कॉलम, या मैं ये भी बोल सकता हूँ कि कॉलम को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू रोज, और हम इसको डिनोट करते हैं बेटा ए का ट्रांसपोज बोल लो या ए की पावर कई बार हम लिख देते हैं टी, दोनों एक ही बात है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी की बात करूँ कि जो मैट्रिक्स है, तो मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना है, इसका अगर मुझे ट्रांसपोज करना है तो फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो विल बिकम सेकेंड कॉलम, इतना सही होता है। अब जैसे ये एक कॉलम मैट्रिक्स है, मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो व्हाट आई डू, मैं कॉलम को सीधा एज अ मैट्रिक्स, एज अ रो मैट्रिक्स लिख दूंगा। तो बहुत सिंपल है ट्रांसपोज, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। बट साथ के साथ इंपॉर्टेंट है इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़, और वो क्या प्रॉपर्टीज़ है मैं आपको बता दे रहा हूँ बेटा। सबसे इनिशियल प्रॉपर्टी आती है इसके अंदर, वो है कि अगर a प्लस बी का आप होल ट्रांसपोज निकालो या a का ट्रांसपोज b का ट्रांसपोज अलग निकाल के ऐड कर दो, आंसर सेम ही आता है। सेम चीज़ a माइनस बी का होल डैश निकालो और a डैश b डैश आप अलग से करो तो भी आंसर सेम आता है। तीसरी चीज़ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आप ए बी का होल डैश निकाल रहे हो इनटू में, तो वो उल्टा हो जाता है, रिवर्स होता है इन दी फॉर्म ऑफ मल्टीप्लीकेशन। एडिशन सब्ट्रैक्शन में वो एज इट इज़ रहता है, विच यू हैव टू रिमेंबर। इनफैक्ट अगर यहाँ पे 2 की जगह 3 होते, ए बी सी का डैश, तो अल्टीमेटली वो सी डैश बी डैश ए डैश हो जाता। इनफैक्ट आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कांस्टेंट से इनटू करने के बाद आप ट्रांसपोज करो, या आप पहले ट्रांसपोज कर लो बाद में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, बात एक ही है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर आती है, वो आती है कि अगर मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूँ और इसका होल ट्रांसपोज करो, तो खुद सोचो, पहले आपने रो को कॉलम बनाया, फिर आपने दोबारा उस कॉलम को रो बना दिया, तो आपने वही नहीं बना दिया जो वो पहले था। तो ए डैश का डैश इज इक्वल टू ए होता है, ऑलवेज रिमेंबर दिस। और आई का ट्रांसपोज हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है, ये भी आपको याद रखना है। इनफैक्ट आप ये भी याद रखो बेटा कि ए आई बोलो या आई ए बोलो, ये भी कई बार काम आता है, ए के बराबर होता है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं पता है, वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये क्या होता है सर सिमेट्रिक मैट्रिक्स?
ऐसी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं बेटा कि अगर मैं उसका ट्रांसपोज निकालूं और वो उसी मैट्रिक्स के बराबर आए तो वो अपने आप में एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाती है। मतलब मैंने ए डैश निकाला और वो इसके बेस में न्यूमेरिकल भी कराऊंगा आपको अभी, तो ए डैश अगर ए के इक्वल आ गया तो समझ जाओ कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इनफैक्ट अगर मेरे को कन्वर्ट करना है, मेरे को सिमेट्रिक बनाना है, इफ़ आई वॉन्ट टू मेक सिमेट्रिक, तो हाउ कैन आई डू इट? मैं क्या करूँगा, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश कर दूँगा। ये कब लगेगा फॉर्मूला? जब आपको एक ऑर्डिनरी मैट्रिक्स को जो कि सिमेट्रिक नहीं है, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, उसको अगर सिमेट्रिक बनाना है, यू कैन अप्लाई दिस आइडेंटिटी, आप ये लगा सकते हो। ठीक है, एक होता है बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है ये भी ध्यान रखना, फिर मैं सीधा न्यूमेरिकल्स पे आऊँगा और मैं डायरेक्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, बेसिक्स नहीं कराऊंगा। बेसिक्स किसी को करने हैं तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्लेलिस्ट जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लगा दिया है और मैं बेटा वीडियो के बीच में भी लगा दूंगा, आप उस वाली लिंक से आराम से सुकून से पूरा चैप्टर ढंग से कर सकते हैं। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जिनको सारी चीज़ें पता है, बस वो रिवाइज करना चाहते हैं, तो एक स्पीड रिवीजन टाइप में करा रहा हूँ यहाँ पे। स्क्यू सिमेट्री क्या होता है कि ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला और वो उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर आ गया तो आप समझ जाना कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक में अगर कन्वर्ट करना हो किसी सिंपल मैट्रिक्स को, मेरे को कन्वर्ट करना है स्क्यू सिमेट्रिक में, हाउ कैन आई डू इट? मैं क्या करूँगा सर, उसको मैं डिनोट करूँगा क्यू से, मान लेता हूँ स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक लिखा, क्यू से डिनोट किया सर हाफ ए माइनस ए डैश। बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला है कि किसी मैट्रिक्स को अगर उसी के ट्रांसपोज से सब्ट्रैक्ट कर दो और उसका हाफ कर दो तो कोई भी ऑर्डिनरी मैट्रिक्स एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाती है। तो आई विश बेटा आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं सीधा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स पे आता हूँ। आई नो बेटा ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, बट कई बार बच्चे इसमें फंस जाते हैं और ये प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं करा देता हूँ। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको ना ए दिया है बी दिया है और आपको ये प्रूव करना है। बच्चों को प्रॉब्लम पता है क्या आती है, वो पता नहीं क्यों ऐसी मिस्टेक करते हैं, वो कहते हैं सर ए बी तो निकल ही नहीं सकता, ए बी क्यों निकल सकता सर, वो कॉलम है वो रो है, हाउ कैन बी मल्टीप्लाई। तो मैं बता दूं बेटा आपको कि मल्टीप्लिकेशन के लिए कौन सा रूल फॉलो करना है कि इसका ऑर्डर लिखा, इसका ऑर्डर लिखा, ये चीज़ चेक करी सेम है तो मल्टीप्लाई हो सकता है। इनफैक्ट इंटू करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर फिक्स्ड है एंड दैट मस्ट बी 3 क्रॉस 3। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से किया -1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से किया 2, फिर 1 आएगा, फिर 4 आएगा, -8 आएगा, -4, इसको इससे किया तो ये आ जाएगा -3, 6, 3। तो सर ये ए बी आ रहा है, अब मुझे निकालना है ए बी का डैश। में क्या निकालना हूँ, लेफ्ट हैंड साइड। तो ए बी का डैश हो जाएगा सर -1 2 1, 4 -8 -4 -3 6 3। सर ये ए बी डैश आ रहा है। अब क्या करेंगे सर, अब निकालेंगे RHS। RHS में क्या चाहिए सर, बी डैश पहले चाहिए। बी डैश मतलब बी जो है वो एक कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा 2 1 और ए डैश एक रो मैट्रिक्स बन जाएगा 1 -4 3। तो अब मुझे क्या करना है, बी डैश पहले रखना है, ए डैश बाद में रखना है और इनको नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है। हाउ कैन वी डू इट सर, बहुत सिंपल है सर, -1 2 1 इंटू करेंगे विद 1 -4 3। तो इंटू किया जी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 4 -3 2 -8 6 फिर 1 -4 3। नाउ यू कैन इमेजिन कि क्या ये दोनों सेम आ रहा है 100। तो जो मैंने बताया ना बेटा वो लॉज है और लॉज कभी गलत साबित नहीं हो सकते। आप ये मत समझ लें कि क्या कभी कोई प्रॉपर्टी सर ऐसा हो सकता है कि शो दैट करने को आए और हम बोले कि नहीं ये प्रूव नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो सकता। दीज आर द लॉज, 100% होंगे। अगर वो नहीं हो रहे इट मीन समझ जाओ कि वो आपसे नहीं हो रहे हैं, अदरवाइज आना ही चाहिए आंसर। तो अब मैं बात कर लेता हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक बेस्ड है। अब जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेता हूँ। इसमें सिंपली हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हाउ कैन वी डू इट? अगर सिमेट्रिक आपने प्रूव करना है, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, वैसे MCQ में नहीं आएगा तो 2 में मान लो, वैसे 2 में भी शायद नहीं आएगा बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि आप पहले इसका ट्रांसपोज निकालो। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाओ, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बनाओ, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाओ और यू कैन ऑब्जर्व कि ए डैश ए के बराबर आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है सर, तो ये सिमेट्रिक हो रहा है। इसी पे बेस स्क्यू सिमेट्रिक का एक क्वेश्चन लगा लेते हैं। बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक है, फिर मैं सीधा हैवी क्वेश्चन पे आऊँगा। अब जैसे इसका एक क्वेश्चन दिया हमें 7 का सेकेंड पार्ट, इसमें स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो बहुत सिंपल सा है जी, आपको जो दिया है ये आप उसका ट्रांसपोज निकालो। आई थिंक हमने फर्स्ट पार्ट करा ही नहीं शायद इसका, यार मैंने देखा नहीं बेटा, उस चीज़ को आप नोटिस कर लेना, ठीक है। मैं फिलहाल सेकंड पार्ट करा देता हूँ और मैंने शायद उस टाइम सेकंड ही कराया था, चलो कोई नहीं। अच्छा, स्क्यू सिमेट्रिक की खास बात क्या होती है आप देख कर ही बता सकते हो। सिमेट्रिक में डायगोनल के दोनों तरफ सेम एलिमेंट होते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं और डायगोनल के दोनों तरफ वी विल हैव द सेम एलिमेंट विद द अपोजिट साइन।
तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, आपको ए डैश क्या दिखाना है, माइनस ए। चलो देखते हैं कैसे दिखाओगे। ए का डैश निकालो, फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो विल बिकम सेकेंड कॉलम, थर्ड रो विल बिकम थर्ड कॉलम। सर सेम है, 100% सेम नहीं है तो क्या करें सर? सर यहाँ पे आप सिंपली ना एक काम करो, आप यहाँ से ना नेगेटिव कॉमन ले लो, तो ये 0 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। साइन चेंज करो, 1 0 -1, साइन चेंज करो, -1 1 0। क्या अब सेम हो गया? अब तो सेम हो गया सर। तो ए डैश किसके बराबर आ रहा है? -a के बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया सर? इसका मतलब 100% इट्स अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। मेन जो क्वेश्चन पता है इसका आता है वो भी आसानी है। मेन जो क्वेश्चन इसका आएगा वो पता है कौन सा आएगा? 8th क्वेश्चन भी इतना कोई मुश्किल नहीं है, हो जाएगा आपसे। ये वाले क्वेश्चंस बेटा आते हैं, ये भी खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ सीधा क्वेश्चन नंबर 10th की। इस टाइप के क्वेश्चन बेटा फर्स्ट है, जिसमें आपसे बोलेगा कि एक्सप्रेस द मैट्रिक्स एज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। और जो मैट्रिक्स वो आपको देगा ना, वो इनिशियली ना तो सिमेट्रिक होगी ना ही स्क्यू सिमेट्रिक होगी। अभी फिलहाल ये मैट्रिक्स ना सिमेट्रिक है ना स्क्यू सिमेट्रिक है। आपको पहले सिमेट्रिक बनाना पड़ेगा। हाउ कैन यू डू इट सर? आप पहले ये डैश निकालो भाई। ए डैश निकालोगे तो 3 5 1 -1। आपको अगर सिमेट्रिक बनाना है तो मैंने आपको तरीका बताया है कि आप पहले पी मानो हाफ ए प्लस ए डैश, और उसको हमने सिमेट्रिक मानना नहीं है, सिमेट्रिक साबित करना है। तो अगर मैं पी निकालता हूँ तो कितना आएगा? हाफ ऑफ, भाई सीधा ऐड करो, 6 6 6 -2 और इसका हाफ करो, कितना आएगा? p = 3 3 3 -1। सर इसका ट्रांसपोज करो, कितना आएगा? 3 3 3 -1। और जो p डैश है वो अल्टीमेटली p के बराबर आ रहा है। यू कैन सी p डैश एंड p आर 100% सेम, सो इट्स सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक तो हो गया सर। अब क्या प्रूव करना है सर? अब प्रूव करना है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक कैसे आप निकालोगे? आप हेडिंग डालोगे स्क्यू सिमेट्रिक। आपको पता है इस बार करना है सर q = हाफ a माइनस ए डैश, मतलब a में से a डैश को सब्ट्रैक्ट करो। इसे q मान लिया तो q माना तो भाई सब्ट्रैक्ट करो, 0 आएगा 100%, 4 आएगा -4 आएगा, 0 आएगा। 0 4 -4 0 का हाफ करोगे, दैट विल बिकम 0 2 -2 0। फिर मैंने आपसे क्या बोला कि आपने ज्यूम नहीं करना है कि इसकी सिमेट्रिक है, यू विल हैव टू प्रूव इट। हाउ कैन यू प्रूव इट? भाई आप सीधा सीधा इसका ट्रांसपोज निकालो। ये 0 आ गया, ये 2 आ गया, ये -2 आ गया, 0 आ गया। क्या सेम बन रहा है? नहीं बन रहा है। यहाँ से नेगेटिव कॉमन लो, 0 2 -2 0। अब सेम बन रहा है, 100% बन रहा है। तो क्यू डैश किसके बराबर आ रहा है? -q के। सो इट इज, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक भी हो गया। अब आपने दिखाना है एज अ सम, रिप्रेजेंट करना है। तो आप सिर्फ रिप्रेजेंट करके छोड़ देना। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान दो भाई। आपने दिखाना है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कितना है सर हमारे पास? 3 3 3 -1। स्क्यू सिमेट्रिक कितना है हमारे पास? ये लेना है क्यू की जो ओरिजिनल वैल्यू है, 0 2 -2 0। नाउ यू कैन ऐड 3 5 1 -1। ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमेशा ध्यान रखना सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम हमेशा a के बराबर आना चाहिए। तो एक्चुअल जो सम है वो a के बराबर है, और अगर ऐसा हो रहा है तो वो आंसर हमारा बिल्कुल सही है। क्या सर ऐड करके दिखाना है? आपकी इच्छा है, दिखा दोगे तो भी गलत नहीं है, नहीं दिखाओगे तो भी गलत नहीं है। वैसे भी हमें तो एक्सप्रेस करना था, एंड वी हैव ऑलरेडी एक्सप्रेस, हमने एक्सप्रेस कर दिया है। तो आई विश आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब हम 2 इंपॉर्टेंट MCQ लगा करके, वीडियो बहुत लंबी हो गई है आई नो, बट इसको हम बाइंड अप करेंगे। अब जैसे ये MCQ है, अच्छा MCQ आपसे बोल रहे हैं कि AB माइनस BA क्या है? सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, 0 है। तो कभी ऐसे क्वेश्चन आया करें ना, जो भी सिचुएशन वो आपको दे, चाहे किसी भी सिचुएशन दे, आप उसका ट्रांसपोज निकाल दो और चेक कर लो कि क्या उसका ट्रांसपोज जो है वो उसी मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है या उसके नेगेटिव के बराबर आ रहा है। वो ऑटोमेटिकली आपको आइडिया लग जाएगा। तो व्हाट यू हैव टू डू, आपने इसका ट्रांसपोज निकाला तो आपका क्या बनेगा सर? a माइनस बी का डैश होता है a का डैश माइनस b का डैश। फिर क्योंकि मल्टीप्लाई में ट्रांसपोज जब आप करते हैं तो मैंने क्या बोला, यू विल गेट रिवर्स द ऑर्डर। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों b का ट्रांसपोज, a का ट्रांसपोज, a का ट्रांसपोज, b का ट्रांसपोज। तो अल्टीमेटली b का ट्रांसपोज तो b के बराबर हो जाएगा, a का ट्रांसपोज a के बराबर हो जाएगा। ये a रहेगा, ये b रहेगा, नेगेटिव कॉमन ले लो सर, तो यहाँ पे a b आ जाएगा माइनस b a आ जाएगा। तो यू कैन सी कि जिस सिचुएशन का ट्रांसपोज करा था वो अपने ही नेगेटिव के बराबर आ रही है। और ऐसा कब होता है, कोई भी मैट्रिक्स अपने ही नेगेटिव के बराबर कब आती है? जब वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक होती है। वैसे मैं आपको एक हैक दे दे रहा हूँ, हैक ये है कि अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें आपका सब्ट्रैक्शन हो, लाइक a b माइनस बी ए,
या फॉर एग्जांपल a माइनस बी, इस टाइप के क्वेश्चन जिनमें बीच में सब्ट्रैक्शन होता है ज़्यादातर उसका आंसर स्क्यू सिमेट्रिक आता है, और जिनके बीच में प्लस होता है ज़्यादातर उनका आंसर सिमेट्रिक आता है। तो अगर आपके पास समय कम हो तो आप सीधा भी टिक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक लास्ट MCQ के साथ इस लेक्चर को हम करेंगे बाइंड अप। तो a इज इक्वल टू बच्चों हमें कितना दिया है, a इज इक्वल टू हमें दिया है यहाँ पर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, और हमें a प्लस a डैश इज इक्वल टू आई रखना है। तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा को ऐड करना है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 0 0 1, और मुझे सिंपली ऐड करना है। मुझे पता है सर ये तो कट जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 2 कॉस अल्फा। अब क्योंकि MCQ है तो बाकी एलिमेंट निकालो ही मत ना यार, आप सिर्फ एक एलिमेंट निकाल लो, क्योंकि आपको एक एलिमेंट को इक्वेट करना है। तो इस एलिमेंट को इसके इक्वल रख दो, आपको अल्फा निकालना है ना, तो 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1, कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/2, अल्फा इज इक्वल टू पाई अपॉन 3 हो जाएगा, क्योंकि कॉस की वैल्यू 1/2 पाई/3 पर होती है। तो विच ऑप्शन इज गोइंग टू बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी करेक्ट। तो इस लेक्चर में हमने 3.2 और 3.3 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगा लिए। अगर उसको करने के बाद आप जब इसकी इनिशियल क्वेश्चन लगाओगे ना, बेसिक क्वेश्चंस आपसे आराम से हो जाएंगे। और जो पहली एक्सरसाइज उसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, उसमें ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स है, और मैं कहूँगा कि जनरल मैट्रिक्स को बनाने का कॉन्सेप्ट है, जो कि बहुत ईजी है। अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपका मैट्रिक्स क्लियर नहीं है तो आप जाओ जी प्लेलिस्ट पे, और अगर आपका मैट्रिक्स क्लियर है तो ये लेक्चर देख लिया, अब आप बस खाली प्रैक्टिस लगा लो। एक लेक्चर में और बनाऊंगा जिसमें मिसलिनियस के सारे बढ़िया क्वेश्चंस डाल दूंगा। वो वीडियो मुश्किल से बनेगी आपकी कितने मिनट की, 20 मिनट की। फिर मैट्रिक्स के MCQs, मैक्सिमा मिनिमा एंड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इनके MCQ की वीडियो जाएगी सीधा फ्राइडे को आफ्टरनून में। फ्राइडे को मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा बिकॉज आप लोग का टेस्ट भी है। प्लीज़ बेटा प्लीज़, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि जो भी पिछला टेस्ट आपका रहा है आप उससे थोड़ा बेहतर कंडीशन में आए, एफर्ट्स लगा के आए। मुझे पता है कि ये लेक्चर मैंने कितने इमरजेंसी में रिकॉर्ड करा है, आप लोगों को मेरी स्पीड से पता लग गया होगा, बट आई एम डूइंग, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, बट आपको नहीं पता है कि आपने क्या करना है। मैं एफर्ट्स लगा रहा हूँ बट आपके एफर्ट्स नहीं दिख रहे हैं। बेटा प्लीज़ इस बार अच्छे से पढ़ के आओ, लेक्चर सारे देखो, और रिवीजन रजिस्टर को प्रॉपरली मेंटेन करो, और हर क्लास में मेरे को रिवीजन का रजिस्टर दिखाओ कि सर वी आर डूइंग प्रैक्टिस, हमारा अच्छे से प्रिपरेशन चल रहा है, हम अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगा रहे हैं, ताकि मुझे भी लेक्चर बनाते टाइम ना अच्छा लगे कि यस मेरे बच्चे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। वहाँ से एक मोटिवेशन मिलेगा, मैं और अच्छे लेक्चर्स बनाऊंगा आप लोगों के लिए, और जो कॉन्सेप्ट है उनको भी कवर करूंगा। आगे चल के फिर आपकी क्वेश्चन पेपर सीरीज भी स्टार्ट होनी है। तो जो 51 डेज का चैलेंज है ना, उसको बहुत पॉजिटिव वे में इन्वॉल्व भी रहो उसमें और ख़त्म भी करो उस चीज़ को। तो बेटा मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें मैं कवर करूंगा मिसलिनियस। तो उम्मीद करता हूँ सिर्फ जो मैंने बात आपको बताई है आप उसको सुन के एक कान से दूसरे कान से निकालेंगे नहीं, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं सीधा अगली वीडियो में जिसमें मैं कवर करने वाला हूँ मिसलिनियस। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो डू इट, ताकि आपको हर बार नोटिफिकेशन मिल जाए, मुझे ग्रुप में शेयर ना करना पड़े। और अगर नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी तो आपके लेक्चर्स मिस होंगे, फिर आप पे एक पूरा बंडल इकट्ठा हो जाएगा और आप हमारी सीरीज़ को डे टू डे फॉलो नहीं कर पाओगे। तो बेटा सब्सक्राइब कर लो और खूब मन लगा के पढ़ाई करो, और अगले टेस्ट में एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दो। मिलते हैं सीधा अगली वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखें और डिस्ट्रैक्ट ना हो। बाय बाय।